नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे अजूबे फैसले आजकल सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं जिसको सुनकर लगता है कि आखिरकार इन जजों को क्या लगता है कि किसके पक्ष में कब क्या फैसला देना चाहिए। कभी कभी जज साहब इतने गुस्से में रहते हैं कि सामान्य से सामान्य मामलों को ऐसे टरका देते हैं कि ये याचिका ही गलत है। लेकिन कभी कभी तो इनकी मेहरबानी उन लोगों पर बरसती है जो कि देश के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। मामला इतना गंभीर है, फिर भी जज साहब को यह नहीं लगता कि इस गंभीर मामले में उन लोगों को जेल जाना चाहिए जिसे पुलिस चाहती है कि इसकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करें। लेकिन इस बीच एक मामला सामने आया। दो फैसलों की बात करेंगे, उसमें एक फैसला तो अभी आया नहीं है, लेकिन सुनवाई जो चल रही है उसमें अजीबोगरीब टिप्पणियां जज साहब कर रहे हैं और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो रही सुनवाई के दौरान। लेकिन उससे भी बड़ा और जो फैसला जज साहब ने दिया है वो है तीस्ता सितलवाड़ और उसके पति जावेद आनंद को संरक्षण, प्रोटेक्शन देना। जज साहब ने प्रोटेक्शन भी ऐसा वैसा नहीं दिया, एंटीसिपेटरी बेल तो दिया ही, लेकिन साथ ही अरेस्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन भी दे दिया। मतलब अब आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और फरमान क्या सुनाया, टिप्पणी क्या की, जब पुलिस ने कहा कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जब एसजी ने कहा कि इन दोनों के नन कोऑपरेशन यानी कि कोऑपरेट नहीं करने के कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और यह मामला रुक सा गया है, इसलिए बेल मत दीजिए। जो गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरिम बेल देने से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उस फैसले को चैलेंज करने वाले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें बार बार कहा गया कि ये दोनों ऐसे वैसे आरोपी नहीं हैं। सामान्य तरीके से आप एक फर्जीवाड़ा मामला नहीं मान सकते कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फर्जी का आरोप इनके ऊपर सिर्फ लगा हुआ है, बल्कि ये कैसे कॉन्स्पिरेटर हैं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश किए, जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की, जिसको तत्कालीन यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की जो सरकार थी उससे फंड मिल रहे थे, और वो है जिसको सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल ने, एक गवाह ने बताया है। ऐसे तो कितने पैसे दिए होंगे पता नहीं, लेकिन पुलिस के पास जो गवाह है, जो तीस्ता सितलवाड़ का पूर्व सहयोगी है, उसके अनुसार सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल ने, जिसे मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, तत्कालीन गुजरात की जो सरकार थी उसे अस्थिर करने के लिए, मोदी को फंसाने के लिए, गवाह तैयार करने के लिए 30 लाख रुपया एक सर्किट हाउस में दिया 2-3 लोगों के सामने, लेकिन बैकडोर से। और कितने पैसे दिए होंगे ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो अंतरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल और अरेस्ट से प्रोटेक्शन के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी उसमें 3 जज साहब बैठे थे और तीनों को लगा कॉपरेशन आप करिए, यानी कि जावेद आनंद और तीस्ता सितलवाड़ को कहा गया कि आप कॉपरेट करिए। लेकिन जब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से बार बार कहा गया कि इनको अंतरिम जमानत मत दीजिए, इन्हें गिरफ्तार करने के बाद ही पूछताछ हो सकती है, तो जज साहब भड़क गए। इनको तो अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए, इनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिलनी चाहिए और किसी तरीके से भविष्य में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, रोक भी लगाया जाना चाहिए। यह फैसला आया है, यह कैसा अजूबा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और उससे पहले गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई चली है, दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। और उससे ही पहले जरूरी है कि तीस्ता सितलवाड़ और जावेद आनंद के ऊपर आरोप क्या है और उसमें कैसे कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका है, हालांकि अभी तक कांग्रेस को सीधे आरोपी उसमें नहीं बनाया गया क्योंकि सरकार का मामला था। तीस्ता सितलवाड़ और जावेद आनंद ये दोनों मिलकर
एक ट्रस्ट चलाते हैं, एनजीओ, और उसका नाम है सबरंग ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट का काम सरकार के साथ साठगांठ करना है। तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उसके माध्यम से यह मुस्लिम लॉबी में कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा करने का काम करती थी। लेकिन गुजरात में दंगा हुआ और दंगे के बाद ये सारे के सारे एनजीओ बाज जो कि कांग्रेस की मेहरबानी पर पल रहे थे, एक्टिव हो गए। एक्टिव ही नहीं, कहा जा सकता है कि सुपर एक्टिव हो गए। और इन लोगों ने क्या किया, वहां के जो विक्टिम कहे जा रहे थे, जिन दंगों में मुस्लिमों की मौत हुई, यहां नहीं कि जो हिंदुओं की मौत हुई है वो विक्टिम इनके लिए नहीं है। जो साबरमती एक्सप्रेस के बॉगी चला दिए गए हैं उसमें जो मारे गए लोग हैं, जिनकी मौत हुई है, वो इनके लिए विक्टिम नहीं है, उनके परिवार पीड़ित नहीं है, बल्कि वही पीड़ित हैं जो गुजरात दंगों में मुसलमान मारे गए। और इसलिए उन लोगों के साथ खड़े होना, उन लोगों की सहायता करना और फिर उसमें से कुछ ऐसे गवाह तैयार करना जो कि ये बता सके कि सरकार की मिली भगत से पुलिस है जो खड़ी थी और वहां दंगाई हम लोगों की हत्याएं कर रहे थे, यानी कि उनके लोगों की हत्याएं कर रहे थे। यह पूरी की पूरी साजिश बनाई गई और उस साजिश पर एसआईटी ने अलग रिपोर्ट दी। लेकिन एक और मामला उसमें सामने आया और वो सामने आया मामला गुलबर्ग सोसाइटी का। गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाया गया और उस म्यूजियम को जो वहां के पीड़ित लोग थे जिनकी हत्याएं हुई थी उनकी याद में बनाया गया। मतलब याद ताजा रखना है कि दंगे में ये लोग मारे गए थे और ये लोग जो मारे गए थे उसके आधार पर उन लोगों को जो बचे हुए हैं आसपास के लोग और कहीं के भी मुसलमान अगर अहमदाबाद आते हैं तो वो जो म्यूजियम देखें और अपने अंदर नफरत पैदा करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। इसलिए वो म्यूजियम बनाया गया था। लेकिन उस म्यूजियम पर तो रोक लगा ही, उस फंड पर भी इंक्वायरी बैठ गई जो फंड इसने सरकार से लिए थे। यानी 2008 से लेकर 13 तक सबरंग सोसाइटी का जो ये ट्रस्ट है, सबरंग ट्रस्ट, जिसमें जावेद आनंद और तिस्ता सितलवाड़ हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते खाते हैं, उसको 2008 से 13 के बीच केंद्र सरकार से 1,40,00,000 रुपए मिले, 1.4 करोड़ रुपए मिले सहयोग के तौर पर कि आप एनजीओ में काम करते हैं, वो दंगा पीड़ितों की मदद कीजिए। लेकिन ये मदद नहीं हो रही थी, बल्कि उस दंगा पीड़ितों में से गवाह तैयार किए जा रहे थे। इसका काफी दुरुपयोग हो रहा था। सिर्फ गवाह तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि उससे बुकलेट तैयार किए जा रहे थे। कई बुकलेट तैयार किए गए जिसमें सरकार को बदनाम करने वाले उन घटनाओं का जिक्र किया गया और फर्जी खबरें डाली गई, उसमें फर्जी गवाह बनाए गए और विक्टिम बनाए गए। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। आपस में झगड़ा हुआ पैसे के बंटवारे को लेकर और तिस्ता सितलवाड़ के पूर्व सहयोगी, जो उस समय तक सहयोगी था, रईस खान पठान, वो सामने आ गया और उसने क्राइम ब्रांच में, यानी गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज की कि ये जो सरकार से पैसे मिलते हैं, केंद्र सरकार से, तिस्ता सितलवाड़ और जावेद आनंद के सबरंग ट्रस्ट को उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां कम्युनल हैट्रेड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बुकलेट तैयार किए जा रहे हैं, पोस्टर बनवाए जा रहे हैं और साथ में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें सरकार को बदनाम करने की कोशिश तो की जाती है, हिंदुओं के ऊपर घृणास्पद बातें की जाती है, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव गुजरात में और तेजी से बढ़ रहा है। और यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल भी कर रही थी। लेकिन जब रईस खान पठान को उसके हिस्से नहीं मिले तो वो बौखला गया और इन दोनों के खिलाफ शिकायत कर दिया। उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि ये जो म्यूजियम बनाया गया है उसमें भी ये पैसा लगाया गया। यहां तक कि जो बुकलेट तैयार किए गए और गवाह तैयार किए गए उसमें भी 1.4 करोड़ के इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, सबरंग ट्रस्ट की जब जांच होने लगी अकाउंट की तो पता चला ये तो विदेशों से भी नेटवर्क रखे हुए है, एफसीआरए लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहा है, ये तो विदेशों से पैसा लाता है, यूएस से पैसा लाता है। 30 लाख रुपया तो
एक बार में विदेश से आने का ट्रांजैक्शन का पता चला। उसके बाद इन लोगों को फ्रेम किया गया, केस किया गया इन पर और उस पर गिरफ्तारी की बात कही गई। लेकिन गिरफ्तारी की चर्चा होते ही सबसे पहले तो दिल्ली में हंगामा मचा। ये सोनिया गांधी के गैंग का कांग्रेस हड़बड़ा गई, परेशान हो गई कि हमारे जो सोनिया गांधी की सहेली है वो अगर गिरफ्तार होगी, पूछताछ होगी, कहीं इसकी आंच सोनिया गांधी तक न पहुंच जाए। सेटिंग की तैयारी होने लगी। हालांकि एक दो बार गिरफ्तारी की गई लेकिन तुरंत सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाता था। और जब यही अंतरिम बेल के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो वहां पर टिप्पणी भी की गई और अंतरिम बेल देने से मना भी कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी इतनी हार्ड थी जिससे ये लोग परेशान हो गए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि तुम केवल और केवल ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या फर्जीवाड़ा मामला नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला होना चाहिए। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदुस्तान के अंदर एक दंगे को ऐसे बता रहे हो जैसे पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, ये देश की छवि खराब होती है। यहां के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाते हो, ये देश की छवि खराब होती है। यानी तुम देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हो और साथ ही जो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी हैं उनको फंसाने के लिए गवाह तैयार किए हो, इसलिए अंतरिम बेल की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट से बेल कैंसिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंच गए और पिछले जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम बेल की सुनवाई हुई, वो एसआईटी वाले मामले में जिसमें ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट परेशान। और सैटरडे का समय जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही बंद होता है लेकिन फिर भी जस्टिस और सीजेआई सब परेशान हो गए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तत्कालीन 2 जजों की बेंच बिठा दी। 2 जज मिलकर 2 घंटे तक मंथन करते रहे कि इनको इंटरिम बेल मिले या ना मिले, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दी जाए कि नहीं दी जाए। लेकिन दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठा और उसके बाद यह फैसला अटक गया। तत्कालीन फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ एकदम एक्टिव हो गए। 9 बजे रात को कोर्ट बुलाया गया फिर से और 3 जजों की बेंच बैठी, क्योंकि उसमें 2 जजों का फैसला जरूरी था। अगर बहुमत चाहिए तो 2 जजों में एक जज नाराज तो दूसरे जज कुछ नहीं कर सकते, अटक जाएगा मामला। 3 जजों की बेंच बैठी और यही कॉलेजियम रोटेशन का काम करता है। किस जज को नियुक्त करना है यह कॉलेजियम का काम ही है और उसमें सीजेआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 4 और जज होते हैं, इसलिए 3 जज मिलकर बैठे और तत्कालीन 9:30 बजे रात को अंतरिम जमानत दे दी गई कि इसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। एक दिन भी जेल में रहने पर तीस्ता से तलवार परेशान हो जाएगी। उसकी परेशानी कैसे ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन फिर ये जो दूसरा केस सबरंग ट्रस्ट का है, जिसमें एक नहीं कई बार आरोप लगे हैं और यही आरोप सिर्फ गवाह तैयार करने वाले नहीं हैं, उसमें एक और गंभीर आरोप है। रईस खान पठान ने ही यह शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि जब ये मोदी के खिलाफ साजिश कर रही थी तो उस समय सिर्फ केंद्र सरकार, यानी कि उस समय की केंद्र सरकार ही इसके साथ खड़ी नहीं थी। एचआरडी डिपार्टमेंट से ही पैसा नहीं मिल रहा था, बल्कि कांग्रेस का पैसा भी मिल रहा था। और अहमदाबाद के सर्किट हाउस में अहमद पटेल और तीस्ता से तलवार की बैठक हुई थी और उस बैठक में मेरे सामने अहमद पटेल ने तीस्ता से तलवार को 30 लाख रुपए दिए थे और 2-3 लाइन की जो बात हुई थी उसमें संकेत यही था कि गवाह तैयार करो, विक्टिम को बोलो कि वो सरकार के खिलाफ इधर उधर सब जगह मीडिया में बातचीत करें और इसके लिए ट्रेनिंग दो। मुंबई में ले जाकर ट्रेनिंग भी दी गई बाद में गवाहों को कि कैसे आपको मीडिया के सामने मोदी को बदनाम करने वाली बातें कहनी है। और इस तरीके का एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि कैसे भी इतनी बदनाम करो कि मोदी इस्तीफा दें, और अगर मोदी को इस्तीफा देना पड़ा गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से तो वहां भारतीय जनता पार्टी बच नहीं पाएगी, गुटबाजी हो जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे, हम उस सरकार को फिर से बनाने की कोशिश करें, मतलब कांग्रेस की सरकार बने, फिर तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये रईस खान पठान का बयान है
जिसे एसआईटी ने कोर्ट के सामने बताया है, हाई कोर्ट के सामने बोला था, इसलिए हाई कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से मना कर दिया था। लेकिन इन बातों का सुप्रीम कोर्ट में कोई असर नहीं पड़ता और उसके बाद एक और बड़ी साजिश की बात की गई थी कि तीस्ता सितलवाड़ सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं करती थी, बल्कि अपने ट्रस्ट का उपयोग केवल गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र में करती थी। और इसके लिए एचआरडी डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार की थी उस समय, कांग्रेस की सरकार की, वो इनके ट्रस्ट को पैसा देती थी। इसके लिए इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, खोज, और खोज के नाम पर अलग अलग जिलों में, महाराष्ट्र के और गुजरात के जो मुस्लिम बाहुल इलाके होते थे, वहां पर जाकर स्कूल में, कॉलेज में ये प्रतिभा खोजते थे, ये जो प्रोग्राम करते थे। और वो प्रोग्राम में क्या किया जाता था? उस प्रोग्राम में तो वही किया जाएगा कि भर भर कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करना, मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए बोलना, कांग्रेस के लिए लॉबिंग करना, यही काम होता था। और इसलिए एचआरडी मिनिस्ट्री से इन लोगों को पैसे मिलते थे। लेकिन इन सारी साजिशों का क्या फायदा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज यानी कि जस्टिस एसके कौल, जस्टिस हिमांशु धूलिया और जस्टिस पीके मिश्रा को इन साजिश पर भरोसा ही नहीं है। जो 3 जज हैं इस बेंच के, जिन्होंने तीस्ता और जावेद आनंद को अंतरिम राहत दी है, इनको इस साजिशों से लेना देना नहीं है। इन्होंने तो सीधे 2 लाइन में बोल दिया, ये दोनों अब जांच में सहयोग करेंगे। आप सहयोग की बात कर रहे हैं तो ये सहयोग करेंगे, और फिर इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसके लिए प्री प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं और एंटीसिपेटरी बेल भी दे रहे हैं। मतलब ये अजूबा फैसला है, क्योंकि इससे पहले नुपुर शर्मा के विवाद में ऐसा नहीं हुआ था और जुबैर अहमद के विवाद में हो गया था। जुबैर अहमद के साथ इन लोगों ने 7 तरीके से कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है सबको एक जगह मर्ज कर दो। लेकिन जब नुपुर शर्मा पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में तो सीधे मना कर दिया था कि आपके कारण पूरे हिंदुस्तान जल रहा है, इसलिए आप लड़िए, चारों तरफ घूमिए और जहां जहां मामला दर्ज है वहां जाइए, आपकी जान की कोई कीमत नहीं है क्योंकि आप हिंदू हो। ये समस्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस समस्या का समाधान भी जरूरी है। लेकिन अभी जैसे जैसे फैसले आ रहे हैं उससे शक तो पैदा होता है, इनकी मानसिकता पर शक पैदा होता है, और जो शक पैदा होता है वो धीरे धीरे विश्वास में बदलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के सारे पर्दे उठ जाएंगे कि वहां पर क्या क्या चलता है, क्या सेटिंग होती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए।